देखो यहाँ पे हमने बताया था कि जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज होता है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। दोनों का इफेक्ट ये होता है कि हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर हम माने कोई हमारी वेव एक्स एक्सिस में चल रही है, अगर हम माने यहाँ पर ये हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस में चल रही है, तो इसमें जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होंगे ये हमारे किस डायरेक्शन में होंगे, वाई डायरेक्शन में होंगे, और जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे ये किस डायरेक्शन में होंगे, जेड होंगे। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उसकी प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, साथ साथ में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। और जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं ये भी डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर हम माने यहाँ पर ये हमारी कोई वेव प्रोपोगेट हो रही है, वेव का मतलब हम क्या मानेंगे, ये हमारी कोई साइन वेव है। साइन वेव हम क्यों ले रहे हैं, तो साइन वेव क्या करती है, +1 से लेकर -1 के बीच में ऑक्सीलेट करती है। तो यहाँ पर तो हमारी, अगर हम वेव को एक्स एक्सिस में मानेंगे तो देखो यहाँ पर एक्स ये हमारे जो कंपोनेंट होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वाई एक्सिस में आएगी। तो कहने का मतलब है कि ये वेव चल रही है लेकिन इसमें मीडियम के पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस में प्रोपोगेट हो रहे हैं। अब अगर हम इसी तरीके से यहाँ पर जेड एक्सिस को माने, जेड एक्सिस अगर यहीं पे हम दिखाएं कि ये जेड एक्सिस है तो हम इसको कैसे मानेंगे, इस तरीके से मानेंगे यहाँ पर, इस तरीके से। और यहाँ पर जो हमारे ये वेक्टर होंगे ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे किस डायरेक्शन में होंगे, वाई एक्सिस में इनके वाइब्रेशन होंगे, और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होंगे हमारे क्या होंगे, जेड एक्सिस में डायरेक्शन होंगे। और हम वेव किस डायरेक्शन में मान रहे हैं, वेव हम मान रहे हैं हमारी किस एक्सिस में मूव कर रही है, एक्स एक्सिस में मूव कर रही है। इतना क्लियर है सबको। अब देखो हमने बताया था कि जब भी हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है किसी माध्यम में या फ्री स्पेस में, तो उसकी जो वेव इक्वेशन होती है हम इस तरीके से लिख सकते हैं, del 2 E equal to 1 upon c square del 2 E del t square, और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या होता है, del 2 H equal to 1 upon c square del 2 H। ये हम इक्वेशन देते हैं जहां पर c की वैल्यू हम क्या लेते थे, c इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी c क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगा। ये हम कौन सा केस मान रहे हैं, जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसमें चल रही है, वैक्यूम में चल रही है। अगर हम मीडियम की बात करें तो मीडियम में हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन v स्क्वायर हो जाएगा, del 2 E del t स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से 1 अपॉन v स्क्वायर del 2h del t स्क्वायर आएगा। अब यहाँ ये हमारी क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा, तो सॉल्यूशन अगर इस इक्वेशन से हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन को e को हम कैसे लिख सकते हैं, e इक्वल टू e नॉट और e की पावर i k डाटा माइनस, हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, e इक्वल टू e नॉट e की पावर i k r माइनस ओमेगा t। यहाँ पर ओमेगा हमारी क्या हो जाएगी, ये फील्ड की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, और के हमारा क्या हो जाएगा, वेव वेक्टर हो जाएगा। वेव वेक्टर हमारा कौन सा होगा, जिस डायरेक्शन में वेव चलेगी उस डायरेक्शन में हमारा जो वेक्टर होगा उसको हम बोलते हैं वेव वेक्टर, जिसकी वैल्यू होती है k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होती है। तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, h नॉट e की पावर i k डाटा माइनस, ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा सॉल्यूशन है, e इक्वल टू e नॉट की पावर i k r माइनस ओमेगा t। यहाँ पर हमारा e नॉट क्या है,
ई नॉट को हम बोल सकते हैं हमारा ये क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? जो हमारी ई नॉट की वैल्यू होगी ये हमारा एक्स में भी होगा, वाई में भी कंपोनेंट होगा और जेड में भी कंपोनेंट होगा। और ओमेगा यहाँ पर क्या है, ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी है, जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने ओमेगा से लिखा है। अब अगर इसी बेस पर अगर हम डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालें कि देखो यहाँ पर जब भी हम फ्री स्पेस की बात करते हैं तो फ्री स्पेस में रो की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस ई की वैल्यू निकालेंगे, जिसका हमारा फार्मूला होता है पहली मैक्सवेल इक्वेशन, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू कितना होता है, रो होता है, या डाइवर्जेंस डी इक्वल टू रो होता है। डी के प्लेस पर हम एप्सिलॉन नॉट ई लिखेंगे तो डाइवर्जेंस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दूसरी हमारी जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उसको हम क्या लिखते हैं, डाइवर्जेंस बी इक्वल टू 0, या बी इक्वल टू जब हम नॉट लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, डाइवर्जेंस इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, ये दोनों मैक्सवेल की इक्वेशन है। पहली इक्वेशन क्या है, डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 फ्री स्पेस के लिए, और दूसरी इक्वेशन है हमारी क्या, डाइवर्जेंस इक्वल टू 0। और h हमारा और e क्या है, ये वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, एक बार हम e वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे कितना आता है, और एक बार हम h डाइवर्जेंस h की वैल्यू निकालेंगे, देखिए हमारा कितना वैल्यू आती है। और जब ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी तो फिर हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। अब इसके बाद देखिए, अब हम क्या करेंगे, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ई की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए, जब हम इसकी वैल्यू लेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंस ई इक्वल टू 0। डाइवर्जेंस को हम क्या लिखते हैं, आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, और डॉट क्या हो जाएगा, ई। और ई की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहां से ई नॉट वेक्टर और ई की पावर आई के डाटा माइनस ओमेगा टी इक्वल टू, हमने ये इक्वेशन लिखी। यहां तक सबको क्लियर है? ई की पावर आई के आर डाट माइनस, यहां पर आई का मतलब आई, देखो ये आई अलग है और ये आई अलग है। ये हमारा आई कौन सा होता है, आयोटा, इमेजिनरी क्वांटिटी, और ये यहाँ पर देखो हमारा क्या है, आई कैप, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, अगर हम ई नॉट वेक्टर माने हैं तो इसका हमारा एक्स में भी कंपोनेंट होगा, वाई में भी कंपोनेंट होगा और जेड में भी कंपोनेंट होगा। तो ई नॉट को हम कैसे लिखेंगे, ई नॉट वेक्टर इक्वल टू हम लिखेंगे ई नॉट एक्स, एक्स कंपोनेंट प्लस ई नॉट वाई प्लस ई नॉट जेड, और यहाँ पे के वेक्टर, यहाँ पे जे गए और यहाँ पर आई गए। ये इतना क्लियर है सबको? अब देखो के डाटा, के हमारा क्या है, वेव वेक्टर है। तो वेव वेक्टर भी क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा और जेड में भी होगा। तो के वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, के एक्स आई प्लस के वाई जे प्लस के जेड, और आर वेक्टर हमारा क्या होता है, आर वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस, ये हमारे के और आर की वैल्यू होती है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पे देखिए के हमारा वेव वेक्टर होता है, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपगेट होती है तो उस डायरेक्शन में वेक्टर को हम बोलते हैं वेव वेक्टर, जिसका मान होता है के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, जहां पर लैम्डा हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरंग दैर्घ्य होती है, जिसको हम, तो के हमारा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ हो जाएगा। और ये हमारा क्या बताएगा, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव चलेगी उसी डायरेक्शन में वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है के। तो यहां से देखिए, यहां पे हमारा क्या था, के डाटा। तो के डाटा जब निकालेंगे तो के डाटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड, ये हमारा हो जाएगा। और इसके बाद जब यहां पर हम इसको लिखेंगे
तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहां से आई का हमारा जब होगा ई नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो हमारा ई नॉट पे क्या है, ई जीरो एक्स ई नॉट एक्स आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहां से हम जब डिफरेंशिएट करेंगे, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां से इस टर्म को, तो हम क्या लिखेंगे, डेल डेल एक्स और क्या टर्म लिखेंगे यहां से, ई नॉट का हमारा क्या होगा, ई नॉट एक्स और क्या हो जाएगा, और साथ में ई की पावर आई और यहां से हमारा हो जाएगा के एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड माइनस, देखिए यही तो मिलेगा, दिख नहीं रहा आपका, स्क्रीन ब्लर हो नहीं क्या, बेटा हम केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। हमने देखो सबसे पहले हमने सॉल्यूशन इसका मान लिया, सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है जिसको हम e पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं, और उसको हमने रख के हमने यहाँ पर सीधे सीधे हमने ग्रेडियंट डेल डॉट टी की वैल्यू लिख दी। तो यहाँ से आई डेल डेल एक्स, जब आई डेल डेल एक्स करेंगे आई के साथ में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा डेल डेल एक्स और ब्रैकेट में कितना टर्म हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में दूसरा जब टर्म लिखेंगे तो दूसरे टर्म में हमारा क्या हो जाएगा, डेल डेल वाई और यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ई जीरो वाई आ जाएगा। और तीसरा टर्म जब लिखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ई जीरो जेड मिल जाएगा। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। क्लियर है, नहीं बताओ बेटा। हाँ, ये समतल तरंग का समीकरण हमने लिखा है, ये हमने समतल तरंग समीकरण मानी थी, उसका हल हमारा क्या होगा, e पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी या y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लोग आप लोग क्लास में फार्मूले पढ़ते हो, उसी को हमने e की पावर में लिखा है। e की पावर में जब सॉल्यूशन लिखते हैं तो इस तरीके से हम सॉल्यूशन लिखते हैं। फिर देखो इसके बाद दूसरा टर्म हमें क्या मिलेगा, डेल डेल वाई और यहां से हमें मिलेगा ई जीरो वाई। तीसरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा, डेल डेल जेड और यहां से हमारा मिल जाएगा ई जीरो जेड और ये ई की पावर ऐसे। तीनों टर्म हमारे क्या रहेंगे, बस हमारा ई जीरो एक्स चेंज होगा, ई नॉट वाई होगा और ई नॉट जेड होगा, और बाकी हमारे ई की पावर में क्या रहेंगे, वैसे रहेंगे। अब देखिए यहां से जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर जीरो एक्स हमारा तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, x पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमारा x में क्या है, कंपोनेंट है। तो e जीरो एक्स हम क्या लिखेंगे, e जीरो एक्स को ऐसे लिखेंगे। फिर e की पावर का जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो एज इट इज रहेगा, तो हमारा क्या लिख देंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन e आई और ये हमारा हो जाएगा। अब इसको देखो यहां से हम के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, आई के एक्स मिलेगा। कितना मिल जाएगा, आई। ये सबको क्लियर है, बताइए जल्दी से। फिर इसके बाद जब दूसरे टर्म को करेंगे दूसरे टर्म में हमें क्या मिलेगा, ई जीरो वाई और ये हमारा एज रहेगा। तो ई की पावर को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वैसे ही रहेगा, ई की पावर हमारे क्या मिल जाएगा, आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ई वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई के वाई। और फिर जब तीसरे टर्म को हम डिफरेंट, हाँ बोलो, जे तो हमारा जे डॉट जे वन पहले ही वन हो गया, आई हमारा क्या जे डॉट जे था, वन हो गया। हम अब क्या करेंगे, केवल इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और ये आई हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर नहीं है, ये हमारी इमेजिनरी क्वांटिटी को दर्शाता है जिसको आयोटा बोलते हैं। तो
तो यहाँ से जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे e पावर आई थीटा का, तो e पावर आई थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो थीटा के साथ में होता है मींस कोफिशिएंट, और e की पावर का वैसे ही रहता है। तो e की पावर आई थीटा को हम क्या लिखेंगे, e की पावर आई थीटा ऐसे लिखेंगे, और कोफिशिएंट से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे जो y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कोफिशिएंट कितना आएगा, i k y आएगा, तो i k y हो जाएगा। फिर तीसरा टर्म जब लिखेंगे तो हमारा कोफिशिएंट कितने मिलेगा, e0z e की पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा t, और यहां से मिलेगा i k, देखो उकाई तो मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, अब यहां से देखो e पावर आई के आर माइनस ओमेगा टी, तीनों से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, e पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। बचा क्या यहां से, i को भी हम कॉमन ले सकते हैं, तीनों से i भी है, तो हमें क्या मिलेगा, e0x kx प्लस e0y ky प्लस e0z, ऐसे तो मिलेगा, बताइए। अब देखो इसको याद करो, a1 b1 a2 b2 a3 b3, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, i e की पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा t, और इसको हम कैसे लिखते हैं, a1i प्लस a2j प्लस a3j डॉट b1i प्लस b2j प्लस b3k, तो इसको हम कैसे लिख देंगे, e0xi प्लस e0yj प्लस e0zk, और यहां से हम क्या कर देंगे, डॉट, डॉट में करेंगे क्या लिखेंगे, i kx प्लस j ky प्लस k, देखो ऐसे तो करेंगे। अब देखो ये हमारा क्या है, e वेक्टर था, e नॉट वेक्टर था, और ये हमारा क्या है, k वेक्टर है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, i e की पावर i k r माइनस ओमेगा t, और यहां से हम क्या लिखेंगे, e नॉट वेक्टर डॉट, ऐसे तो लिखेंगे, और इसको मिला के और इसको मिला के हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा पूरा क्या था, e के बराबर था, तो इसके बराबर हम क्या लिख देंगे, i e डॉट, देखिए बताइए सही है। अब इसी को a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, b डॉट b हो जाता है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, i k डॉट, क्या हो जाएगा, i k डॉट e, और ये हमारी किसकी वैल्यू निकली है, डाइवर्जेंस e की वैल्यू निकली है, तो डाइवर्जेंस e की वैल्यू क्या हो जाएगी, i k डॉट e, इसका मतलब हो जाएगा जो हमारा डेल ऑपरेटर था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, केवल i से और k से रिप्लेस कर दिया। देखो इसकी वैल्यू किसके बराबर थी, ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है, डाइवर्जेंस e की वैल्यू निकाली है, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस e की वैल्यू क्या होती है, डेल डॉट e होती है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे तो डेल को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, i k से कर सकते हैं, जहां पर k हमारा क्या हो जाएगा, वेव वेक्टर हो जाएगा। k हमारा वेव वेक्टर है जिसका मान होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है, जहां पर लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो ये देखो डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी निकली, डेल डॉट ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा आई के डॉट, इसका मतलब हो जाएगा कि जब भी हम लिखेंगे तो डेल हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। जो डेल हमारा काम करेगा वही हमारा आई इंटू के वेक्टर करेगा, और इसकी वैल्यू हमारी फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है, 0 होती है। डाइवर्जेंस की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो जब 0 इक्वल टू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई के डॉट, आई हमारा 0
जीरो होगा नहीं कि आई हमारा क्या है अंडर रूट माइनस वन है, इसका मतलब हो जाएगा के वेक्टर बाई डॉट ई वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा जीरो। और जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है इसका मतलब क्या हो जाता है दोनोवेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां से के डॉट ई जीरो क्या करें बेटा, हाँ एक दूसरे के क्या हो जाते हैं परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो यहां से हमारा जो के वे वेक्टर था और ई वे वेक्टर था दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और के हमारा वे वेक्टर किस डायरेक्शन में है एक्स डायरेक्शन, ये हमारा एक्स एक्सिस में है और वाई हमारा क्या है ये कहां है वाई एक्सिस में है। तो इसका मतलब हो गया के इज परपेंडिकुलर टू, इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो हमारा वेव वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है सबको? तीन का मतलब इक्विवेलेंट होता है। देखो बराबर हम डेल की कोई वैल्यू नहीं देते हैं, डेल हमारा क्या है ऑपरेटर है, तो डेल को हमने क्या लिखा इज इक्विवेलेंट टू आई के। देखो यहाँ डेल डॉट ई की वैल्यू क्या निकली आई के डॉट ई, तो इसका मतलब ई और ई दोनों बराबर है, डेल की वैल्यू किससे हम रिप्लेस कर देंगे आई के से रिप्लेस कर देंगे। तो डेल डॉट ई की वैल्यू क्या लिख देंगे आई के डॉट ई लिख देंगे। इसी प्रकार से जब हम एच फील्ड की बात करेंगे तो एच में हमारा क्या होता था डाइवर्जेंस b इक्वल टू 0 होता था और डाइवर्जेंस b को जब हमने लिखा था तो क्या होता था डाइवर्जेंस h इक्वल टू 0। अब हम डेल को क्या लिख देंगे i के लिख देंगे, i के डॉट h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा k इज परपेंडिकुलर टू h, जो हमारा वेव वेक्टर होगा वो क्या होगा h के भी परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब हो गया वेव वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा E और H दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी वो कैसे नेचर की होगी ट्रांसवर्स वेव होगी, जिसमें मीडियम के पार्टिकल क्या करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। क्यों कि वेव वेक्टर हमारा क्या निकला E और H दोनों के परपेंडिकुलर निकला है। क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? देखो बेटा उत्पत्ति हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम ये जानना चाह रहे हैं जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हो रही है ये हमारी ट्रांसवर्स वेव है या लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है या अनुदैर्ध्य तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सी होती है, वह तरंग होती है जिसमें मीडियम के कण हमारे क्या होते हैं मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होते हैं वो समांतर दिशा में क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं। तो हमें निकालना क्या है जो वेव वेक्टर है कि ये हमारा परपेंडिकुलर टू ई है और परपेंडिकुलर टू एच है। तो यही से हमने निकाला है के और ई हमारे दोनों क्या हो जाएंगे परपेंडिकुलर। के हमारा ई के भी परपेंडिकुलर होगा और के हमारा किसके परपेंडिकुलर होगा एच के होगा। तो जब भी हम ई और एच को बनाएंगे तो एक्स एक्सिस में हम क्या बनाएंगे हमारी वेव मानेंगे, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट हो रही है और उसी डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा वेव वेक्टर होगा। ई वाई हम क्या बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन होंगे वो हमारे किस में लेंगे हम वाई एक्सिस में लेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के जो वेक्टर होंगे हम उनको क्या लेंगे एक्स जेड डायरेक्शन में लेंगे। तो जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होता था पॉइंटिंग वेक्टर हमारा क्या होता था ई क्रॉस एच होता था, मींस पॉइंटिंग वेक्टर हमारा किस डायरेक्शन में होगा एक्स एक्सिस में होगा। और जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है उस समय एनर्जी फ्लो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर हमारा क्या होता है एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में जितनी ऊर्जा प्रवाह होती है उसी को हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्लियर है सबको? क्या बोले बताओ? अच्छा रिपीट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जब हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे क्या होते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, जिस दिशा में वेव प्रोपोगेट होगी उसके परपेंडिकुलर होते हैं। साथ ही साथ हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते हैं चुंबकीय जो वेक्टर होते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर होते हैं और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर होते हैं। तो
हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंटिंग वेक्टर होगा वो हमारा क्या बताएगा कि जब कोई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी माध्यम में संचरित होगी उस समय एकांक क्षेत्रफल और एकांक समय में जितनी ऊर्जा प्रवाहित होगी उसी ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। अब क्लियर है सबको? अब इसके बाद देखो इसकी एक और प्रॉपर्टी है जहां पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस Ey और एक Z दोनों हमारे क्या है, सेम फेज में है। तो सेम फेज में होंगे तो एक मिनट बेटा फोन आ रहा है। देखो यहाँ पर हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बताने जा रहे हैं कि जब हमारी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेट होती है उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों हमारे क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मैक्सवेल की इक्वेशन है, मैक्सवेल की इक्वेशन की सहायता से हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि हम E की वैल्यू निकालेंगे और E की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करेंगे, H की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद देखेंगे दोनों में हमारा क्या रिलेशन आता है। तो जब हम मैक्सवेल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारी मैक्सवेल इक्वेशन पहली इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन होती है डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0। ये हम फ्री स्पेस के लिए लिख रहे हैं, डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस B इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन होती है कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल B बाई डेल T और चौथी इक्वेशन होती है हमारी कर्ल H इक्वल टू डेल D बाई। ये हमारी मैक्सवेल की चार इक्वेशन होती है। अब अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो यहाँ से रो होता है, तो रो को जब हम फ्री स्पेस के लिए 0 मान लेते हैं और सिग्मा भी हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। साथ ही साथ D की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं और B इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं, म्यू नॉट H ले लेते हैं। तो इस J प्लस डेल D बाई डेल T होता है तो J को हमने क्या माना है, फ्री स्पेस के लिए 0 मान लिया। J इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा ही होता है, तो J को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया है। तो ये हमारी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, देखिए डाइवर्जेंस E इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस H इक्वल टू 0 और साथ ही साथ हमारा क्या हो जाता है, कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल B डेल D और कर्ल H इक्वल टू हमारा होता है डेल D। ये सबको क्लियर होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हम बहुत बार लिख चुके हैं और बहुत बार इसको बताया भी है। क्लियर है सबको? क्या करें, हाँ इसको लिख सकते हैं, आगे लिख दो इसको माइनस म्यू नॉट डेल H डेल T और यहां से इसको लिख दो एप्सिलॉन नॉट डेल D। ठीक, अब क्लियर है? हाँ। अब देखो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो है हमारी कर्ल E इक्वल टू माइनस डेल B बाई डेल T या कर्ल H इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल E बाई डेल T, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, जो हमने अभी बताया था कि जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होते किस डायरेक्शन में होंगे, एक जेड में होंगे, ठीक, जेड एक्सिस में होंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में होंगे, वाई में होंगे। देखो जैसे अभी बताया था, अगर हमारे कोई हमारी वेव एक्स एक्सिस में प्रोपगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर होंगे, वाई में होंगे और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किधर होंगे, जेड एक्सिस में होंगे, एच जेड होंगे। तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पर ई वाई जब लेंगे, यहाँ पे ई की वैल्यू लेंगे तो ई की वैल्यू हम किधर की ओर मानेंगे, केवल वाई एक्सिस में मानेंगे, मींस ई वाई। और जब एच की वैल्यू लेंगे तो हम किस डायरेक्शन में लेंगे, केवल जेड एक्सिस में लेंगे। अब इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ से पहले तो हम मान लेते हैं कि जो हमारी ई वाई है, ई वाई की वैल्यू हमने मान ली, ई वाई इक्वल टू हमारा क्या है, ई नॉट साइन 2 पाई बाई लैम्डा dt माइनस, ये हमारा क्या है, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन लिखा है जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक, जिसकी इक्वेशन होती है sin 2 पाई बाई लैम्डा dt माइनस x और जब इसकी वैल्यू पर मैक्सिमम होती है तो ई नॉट हमारा क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और माइनस ई नॉट हमारा क्या है, मिनिमम एम्पलीट्यूड है। तो ये हमारे क्या करेंगे,
प्लस और माइनस वन के बीच में क्या करते हैं, ऑक्सीडेट करते हैं। तो ई वाई हमें पता चल गया। तो ई वाई जब हमें पता चल जाएगा तो हम देखिए यहाँ से इक्वेशन कैसे लिखेंगे। यहाँ से पहले हम इसको निकालते हैं कर्ल। तो कर्ल देखिए क्या हो जाएगा, कर्ल जब लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, आई जे के, और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डेल डेल एक्स, या हम ये चौथे वाले इक्वेशन को निकालते हैं। ई वाई माना है तो हम ये फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। कर्ल हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं, कर्ल। तो कर्ल जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, आई जे के डेल डेल एक्स डेल डेल वाई डेल डेल जेड, और एच हमारा किधर होगा, केवल जेड एक्सिस में होगा। तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और इधर से हमें क्या मिलेगा। देखिए क्लियर है सबको। अब देखो यहाँ से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई से हटेंगे तो ये वाला 0 और ये वाला 0, आई से ये हो जाएगा, ये वाला ये आ जाएगा डेल जेड, फिर माइनस जे देंगे। तो माइनस जे जब देंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से इससे शुरुआत करेंगे तो ये हो जाएगा डेल जेड और प्लस के, और के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास दो टर्म आएंगे, डेल वाई डेल। इतना क्लियर है सबको। अब यहां से देखिए ये हमने कर्ल एच की वैल्यू किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट डेली डेल टी के बराबर है। तो हम जब डेली डेल टी करेंगे तो यहां से हमें क्या लेना पड़ेगा, यहां से डेल ई वाई डेल टी लेना पड़ेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, यहां से डेल ई वाई डेल टी की वैल्यू। डेली डेल टी की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां से एप्सिलॉन नॉट डेल टी एक्स डेल टी ऐसे तो आएगा, प्लस जहां पे एप्सिलॉन नॉट भी है एप्सिलॉन नॉट को भी दे दो, प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल टी वाई डेल टी प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल टी जेड। देखो ये तीन हमारे कंपोनेंट आएंगे, ई एक्स ई वाई और ई जेड आएंगे। डेल ई वाई डेल टी की वैल्यू जब हम लिखेंगे, यहां से देखो और ई की वैल्यू हमारी क्या होगी, आई जे भी रहेगा क्योंकि हमारा क्या होगा, ई नॉट एक्स ई नॉट ई वाई जे और ई जेड के। अब जब हम इसकी दोनों की वैल्यू लिखेंगे तो जब वैल्यू देखो यहां से कंपेयर करेंगे तो आई का कंपोनेंट आई के बराबर होगा, जे का कंपोनेंट जे के बराबर होगा, और के का कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, के के बराबर होगा। क्लिक समझ में आ रहा है सबको। तो जब हम इनको बराबर करेंगे तो बराबर करने से हमें क्या मिलेगा, देखिए यहां से बराबर करने पे हमें क्या मिलेगा, ये देखिए पहला आई का कंपोनेंट है और यहाँ पर आई कंपोनेंट कितना है, एप्सिलॉन नॉट। तो पहली हमारी इक्वेशन क्या मिल जाएगी, डेल जेड डेल वाई इक्वल टू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डेल एक्स। दूसरी इक्वेशन हमारी किसके बराबर हो जाएगी, माइनस डेल जेड डेल एक्स इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डेल टी वाई, और चौथा कंपोनेंट यहां पर 0 है तो हम क्या लिखेंगे, 0 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल टी जेड। अब यहां से देखिए तीसरी जो इक्वेशन है डेल इजेड बाई डेल टी 0 है, मींस जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी उसमें इजेड वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई भी टाइम का फंक्शन
नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राइट साइड में हमारी लेफ्ट साइड में क्या है, जीरो है, इसका मतलब हो जाएगा डेल इजेड अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, या हम इजेड इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। अब यहां से जब हमने ईवाई माना था, तो ईवाई को हमने क्या लिया था, देखिए यहां से ईवाई इक्वल टू हमने क्या माना था, ईवाई इक्वल टू ई नॉट, और यहां से माना था साइन 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस, ये इक्वेशन मानी थी। अब अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो यहाँ पर हमारा क्या है, डेल ई वाई अपॉन डेल टी है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल ई वाई डेल टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन का हमारा कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, cos हो जाएगा, cos 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x, और इसका जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट कितना होगा, हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 पाई b अपॉन लैम्डा। अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस डेल z डेल x इक्वल टू, यहां से एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, e नॉट आ जाएगा, cos 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x, और इनटू हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई b अपॉन 2 पाई b अपॉन लैम्डा हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, ये अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर लें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस डेल z डेल x इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और 2 पाई बाय लैम्डा इधर ले आए, 2 पाई b अपॉन लैम्डा, और ये हमारा हो जाएगा cos 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस। अब अगर डेल x को हम इधर लेके इंटीग्रेट कर दें, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल z इक्वल टू इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ई नॉट 2 पाई b अपॉन लैम्डा cos 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x इनटू, हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो cos का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहां से हमारा कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा डिवाइड में आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इंटीग्रेट करने के बाद, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और यहां से 2 पाई v बाय लैम्डा, और यहां से cos का कितना हो जाएगा, साइन हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x, और यहां से हम क्या करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, और यहां से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, माइनस hz मिल जाएगा, और माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, hz इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट, और यहां से हमें क्या मिलेगा, 2 पाई बाय लैम्डा कैंसिल हो गया v, और ये हो जाएगा sin 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस। अब देखो ey हमने क्या माना था, एप्सिलॉन नॉट sin 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x, और hz हमारा क्या मिला, sin 2 पाई बाय लैम्डा dt माइनस x, तो दोनों में हमारा क्या है, साइन ही नेचर है, तो दोनों में हम कह सकते हैं जिस समय हमारा y मैक्सिमम होगा उसी समय हमारा hz मैक्सिमम होगा, और जिस समय हमारा hz मिनिमम होगा उसी समय हमारा क्या हो जाएगा, ey मिनिमम हो जाएगा। दोनों के बीच में हमारा क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस सेम हो जाएगा, और जब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस शून्य हो जाएगा तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दोनों हमारे क्या होते हैं, सेम फील्ड में होते हैं। क्लियर है सबको?